जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आज के सेशन में आप सभी के लिए मराठा साम्राज्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमने कल के सेशन में जनजातीय विद्रोह के बारे में देखा था। आप लोगों ने यदि उस वीडियो को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपके अच्छे रिस्पॉन्स रहे तो हम उस विषय पर, उससे रिलेटेड और भी जो सब्जेक्ट जो होंगे, टॉपिक होंगे, उस पर आपको वीडियो पर उपलब्ध करवाऊंगा। हमने बताया था कि जनजातीय विद्रोह के बाद और भी जो किसान आंदोलन हुए थे बहुत सारे देश में, उस समय समाज सुधार आंदोलन के, निम्न जातीय आंदोलन हुए थे। उसके बाद हमने बताया था कि जो कांग्रेस के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उस समय में, अंग्रेज काल में जो भारत की जो राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं जो लॉन्च की गई थी, उनके संपादक वाले जो हैं टेबल के फॉर्म में हम आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये सभी हम सीरीज तब लेके आएंगे जब आप हमारा जनजातीय विद्रोह देखेंगे और उसके वो जो रिस्पॉन्स है वो हमें बताएंगे कि आपको वो सेशन कैसा लगा, तभी हम लेकर उपस्थित होंगे। दोस्तों, आज मराठा साम्राज्य का सेशन है। मराठा साम्राज्य जो है, इसके बाद हम एक सेशन जो है कल का, जो मुगल साम्राज्य का बचा हुआ जो पोर्शन है वो 35वां सेशन होगा। उसके बाद हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो समाप्त हो जाएगा और मध्यकालीन भारत के बाद जो है हम फिर से आधुनिक भारत को लेकर आपके समक्ष जो है उपस्थित होंगे। हम मध्यकालीन भारत में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य का जो है उदय कैसे होता है। मराठा साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं, सबसे पहले जो हम मराठा के जो शासक के जो महत्वपूर्ण शासक जो हैं उसके वास्तविक संस्थापक जिसे शिवाजी कहते हैं, हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। शिवाजी का जीवन काल दो भागों में बटा हुआ होता है। वो एक तो अपने राजा बनने से पहले जो है, शासक बनने से पहले ही उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और राजा बनने के बाद उनकी उपलब्धियां बहुत कम है। तो उसने अपने शासक बनने से पूर्व जो राजाभिषेक होता है, राजाभिषेक से पूर्व उसने जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। तो हम उसकी उपलब्धियों को देखेंगे, अपने दो भागों में बांटकर उनकी उपलब्धियों को। एक तो प्रारंभिक जीवन में देखेंगे और उसके बाद जो शासन जो होता है, राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक भी दो बार होता है, तो हम उन चीजों को भी देखेंगे। इसके बाद आ जाता है कि हम उस काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मराठा जो प्रशासन था, ये अपने अष्टप्रधान जो थे उनके, उसके लिए बहुत ही विख्यात है। तो हम उसके अष्टप्रधान को देखेंगे, उसके कौन कौन से मंत्री थे और उनका कार्य क्षेत्र क्या था, वो क्या क्या जिम्मेदारी संभालती थी, हम उनको देखेंगे। उसके बाद उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जो टैक्स वगैरह थी, उस समय की न्याय व्यवस्था थी, हम इन सभी को देखते हुए अंत में देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, वे क्या कारण थे जिनकी वजह से मराठा साम्राज्य का आखिर पतन हुआ था। तो आज के सेशन में हम लोग इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। एक बार फिर से पहले आपको बता दूं कि यदि आप इस सेशन से रिलेटेड वीडियो का जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेस्ट साथी का जो मोबाइल ऐप है, आप वहां से टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट साथी के मोबाइल ऐप पर आपको और भी चीजें मिलेगी। वहां पर सिलेबस दिए गए हैं सभी एग्जाम्स के। वहां पर टेस्ट सीरीज है, कुछ मुफ्त है। वहां पर आप निःशुल्क वहां पर टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारा जो जो पेड वाला वर्जन है वो भी आप देख सकते हैं वहां पर। यहाँ पर जितने भी अभी तक क्लास हो चुके हैं, ज्योग्राफी के, एंशिएंट हिस्ट्री के, मेडाइवल के, उसका पीडीएफ वहां पर मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और भी एमसीक्यू वगैरह वहां से आप भाग ले सकते हैं। फिलहाल हम अपने जो है अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेशन जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ था। मतलब मराठा जो थे ये कौन थे। अचानक ये सीधे मराठा साम्राज्य अपने शासन तो नहीं स्थापित कर लेगा, ये कहीं ना कहीं शासन करते थे। ये सत्ता में कैसे आया था, हम उदय में इसी चीज को बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मराठा कौन थे, तो ये पूर्व के जो है मेवाड़ के, इनके जो पूर्वज थे शिवाजी के, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। शाहजी ये शिवाजी के पिता हैं, ये शिवाजी के जो है पिता हैं। ठीक है, तो हम यहीं से इनकी शुरुआत करते हैं कि शाहजी क्या करते थे। शाहजी जो है ये जहांगीर के समय में जो है मुगलों की सेवा में गया था 1620 ईस्वी के आसपास। तो मराठा साम्राज्य का जो इतिहास है यहीं से प्रारंभ होता है। मतलब शिवाजी के जो पिताजी हैं शाहजी, यहीं से मराठा साम्राज्य का जो है इतिहास शुरू होता है और हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। 1620 में ये मुगल साम्राज्य जो है जहांगीर के काल में उनकी सेवा में गया, लेकिन वहां से मतभेद हो गया। शाहजी का जो शिवाजी के पिता थे, इनका जहांगीर के दरबार में यहाँ से मतभेद हो गया। उसके कारण ये जो है, ये शिवाजी के पूर्वज यानी कि इनके जो पिताजी थे, वहाँ मुगल दरबार छोड़ करके अहमदनगर के जो थे सुल्तान मलिक अंबर, इनकी सेवा में आ गया था। और यहीं पर रहते हुए जो है एक युद्ध लड़ा था उन्होंने। इसे भातवाड़ी अथवा मारवाड़ी का युद्ध कहा जाता है, जो 1624 ईस्वी में जो है होता है। ये युद्ध लड़ा जाता है, ये अहमदनगर और मुगलों के बीच हुआ था।
अहमदनगर और मुगलों के बीच हुआ था। इस समय मुगल जो बादशाह थे ये यही जहांगीर थे, इन दोनों के बीच हुआ था। लेकिन शिवाजी के जो फादर हैं यानी कि शाहजी, ये अहमदनगर की ओर से लड़ा था, इसकी ओर से शाहजी लड़ा था। इस युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शाहजी ने। तो जब इस युद्ध में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण है जो इसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, बड़े जो जिम्मेदारी है वो पोस्ट दिया गया था इन्हें, तो बड़ी पोस्ट दिया गया इसे। अब इनकी मृत्यु हो गई अगले ही साल में, कुछ दिनों बाद जो है इनकी 1624 से देख रहे हो कुछ सालों तक ये यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी संभालता है। और जिम्मेदारी संभालने के बाद 1664 में आखिर ये 40 साल का गैप है, यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति प्राप्त कर लेता है तब तक। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजी की। तो इसने जो कुछ हासिल किया शाहजी ने, ये अपने पुत्र को ट्रांसफर कर देता है। अपनी मृत्यु के बाद इसका जो जिम्मेदारी संभालता है ये शिवाजी संभालता है। तो शिवाजी जो है पहले से इसकी जो पूर्वज थे यही, यानी कि इनके पिता ने, इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी शिवाजी के शासन में। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु के बाद शिवाजी को ट्रांसफर कर देता है अपनी सत्ता। ठीक है, अब हम लोग शिवाजी को देखेंगे। शिवाजी जो है इसे वास्तविक रूप से मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक रूप से इसकी संस्थापक जो है इस साम्राज्य की, इससे पहले इसके पिताजी ने ही कर दिया था। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को पूना में शिवनेर दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम शाहजी भोसले और पिता का नाम जो था शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका राज्याभिषेक जो है बहुत बाद में होता है 1674 ईस्वी में, लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इससे पहले का जो इतिहास है ये इनकी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। ठीक है, उपलब्धियों से भरा हुआ है, तो इसके आपको जानना जरूरी है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था हम बाद में पढ़ेंगे वहां भी, ये गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था। इसके राजनीतिक गुरु जो थे कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। दोस्तों ये सब फैक्ट हैं और पूछे जाते रहे हैं अक्सर, खासकर जो शिवाजी का व्यक्तिगत जीवन है इससे मध्यकाल में ये हिंदू शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक हैं, तो इसलिए इनके बारे में पूछा जाता रहे, तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। शिवाजी के प्रारंभिक जो विजय अभियान थे, यानी कि ये शासक बनने से पूर्व की कहानी है, अब तक ये शासक बना नहीं है, शासक बनने से पूर्व की कहानी है। ठीक है, प्रारंभिक काल में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 1643 ईस्वी में जो है इसे पूना की जागीर मिला था। ये आप देखिए इन्हीं इसी जो है अभी अभी इनका 1664 में इनके पिता की मृत्यु होती है, लेकिन इसके पिता के शासन काल में ही ये 1643 में ही इसे जागीर संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है। प्रशासनिक अनुभव जो है यहीं से मिलना शुरू हो जाता है 1643 के आसपास ही। ठीक है, तो अपने पिता के शासन काल में ही इन्होंने पूना की जागीर जो है संभाली थी, जिम्मेदारी संभाल ली थी। इसके बाद इसने अपने प्रारंभिक सैन्य अभियान में ही बीजापुर के जो आदिल शाही राज थे, आदिल शाही वंश थे, इसके विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया था 1643 में। दोस्तों आपने देखा होगा कि बीजापुर जो है अपने अंत समय में 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। आदिल शाही, निजाम शाही, ऐसे करके कुतुब शाही करके 5 साम्राज्य में विभाजित हो गया था, हमने देखा था उसे। उन्हीं में से ये एक वंश था, 5 जो थे उसमें से एक था आदिल शाही, और इसी के विरुद्ध इन्होंने शिवाजी ने जो था अपना इसका पहला सैन्य अभियान था। इस पहला सैन्य अभियान इसके 1643 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान के फलस्वरूप जो है इसे सिंहगढ़ का किला जो है जीता था शिवाजी ने। 1643 में जो पहला अभियान किया था, इस अभियान के फलस्वरूप उसने सिंहगढ़ का जो किला है वो उसे जीता था। 1647 ईस्वी में इन्होंने दोबारा आक्रमण किया था कोंडाना और चाकन पर। ये क्षेत्र है कोंडाना और चाकन पर, और ये पहले इसमें इसी शासन के जो थे बीजापुर के जो शासक थे इसी के अधीन था ये। लेकिन इस विजय के बाद जो है बीजापुर के सुल्तान जो थे उसके पिता को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। 1654 में इन्होंने पुरंदर के जो किला है इसे जीत लिया था। ये भी पहले बीजापुर के अधीन ही था, बीजापुर के अधीन ही था। 1656 ईस्वी में जुन्नार के किले पर विजय प्राप्त की ली थी इन्होंने, जुन्नार को जीता था। यहां से इसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से जो है 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। अब मुगल शासक जो है औरंगजेब बन गया था, और ये जो है 1657 में पहली बार जो है औरंगजेब से ही इनकी टकरावट हुई थी, लेकिन पहली बार में शिवाजी इस क्षेत्र में हार गया था।
इसके बाद 1657 में इसने दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया था, कोंकण क्षेत्र में आक्रमण किया शिवाजी ने और कोंकण क्षेत्र को जीत लेता है और अपने मराठा साम्राज्य में मराठा साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक। बीजापुर के इस समय एक योग्य सुल्तान जो है, योग्य सेनापति इसे मिल जाता है, जो है अफजल खान। बीजापुर का जो सबसे योग्य सेनापति था, एक नया सेनापति आया था अफजल खान। इसे 1659 में जो बीजापुर का सुल्तान है, 1659 ईस्वी में, ये शिवाजी को कैद करने के लिए या फिर जिंदा या मुर्दा जो है उसे लाने के लिए भेजता है अफजल खान को 1659 ईस्वी में। लेकिन शिवाजी ने उसे जो है धोखे से जो है अफजल खान की हत्या कर दी थी, एक जंगल में अपना वेश बदल करके ये अफजल खान की हत्या कर दी थी। तो ये इतिहास में इस घटना ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। तो शिवाजी ने इसकी अफजल खान की हत्या कर दी थी, जबकि बीजापुर के जो सुल्तान थे अफजल खान को भेजा था कि आप शिवाजी को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ के लाओ, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था, शिवाजी ने ही अफजल खान की हत्या कर दी थी। 1660 में औरंगजेब ने अपना जो है अपने उसके मामा जो थे शाइस्ता खान, इसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और इसको भी औरंगजेब ने, जैसे अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था कि शिवाजी की हत्या करके या फिर जैसे भी हो उसे पकड़ के लाओ, तो ऐसे ही औरंगजेब ने भी शाइस्ता खान को भेजा, उसे सूबेदार नियुक्त किया और कहा कि उसे जो है शिवाजी को पकड़ के हो, जिंदा हो या तो मुर्दा हो, उसे पकड़ के लाना है। शाइस्ता खान 1663 ईस्वी में है। शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित कर दिया और उसके जो पुत्र थे फतेह खान, इनकी हत्या कर दी थी। तो दोनों का वही हाल हुआ था, इधर अफजल खान का इसने हत्या कर दी और शाइस्ता खान को भी पराजित कर दिया था। इसे मारा तो नहीं, लेकिन इसके पुत्र की इसने हत्या कर दी थी शिवाजी ने। तो दोनों यही कांड हो गए थे यहाँ पर। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा था। ये सूरत की जो है प्रथम लूट थी। सूरत को ये 2 बार लूटते हैं शिवाजी। प्रथम बार जो है 1664 ईस्वी में लूटता है। सूरत इस समय यहाँ पर अंग्रेजों का जो है ये कोठी थी अंग्रेजों की, और इस समय यहाँ का जो था अध्यक्ष था जॉर्ज ऑक्साइडन, ये नाम याद रखिएगा। इस समय ये अंग्रेजों के अधीन था। तो शिवाजी ने सूरत को लूटा था और यहाँ से इसे करीब 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी इस लूट से। इसके बाद मुगलों ने शाइस्ता खान के बाद जो है इस समय फिर से औरंगजेब ने, जब शाइस्ता खान को पराजित कर दिया गया, तो राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। ये एक शक्तिशाली शासक था, राजपूत शासक था जयपुर का। तो इन्होंने जो है मजबूर कर दिया इसको एक युद्ध में शिवाजी को, तो संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था शिवाजी को। और इन दोनों के बीच जो संधि हुई थी, इसे ही इतिहास में पुरंदर की संधि कहा जाता है। दोस्तों ये इतिहास में बहुत ही पूछा जाता है और यूपी पीसीएस में जो है ये पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस में ये पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। महाराजा जयसिंह ने इस समय मुगलों का नेतृत्व किया था। ये भले ही राजपूत शासक थे, लेकिन ये मुगल दरबार से आए थे, मुगल के दरबार के ये थे, दूत बन के आए थे, सूबेदार बन के आए थे, और शिवाजी के बीच जो है संधि उत्पन्न की थी। इस संधि से जो है शिवाजी कुछ शर्तों पर जो है हस्ताक्षर कर दिया था, तो शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा। साथ ही 35 किलो में से 23 किलो जो है अपने इसको देने पड़े थे मुगलों को। ठीक। साथ ही जो है इसे जो है अब इसे अपने पुत्र के साथ जो है यहाँ पर जाना पड़ा था, इसके दरबार में, मुगलों के दरबार में। शिवाजी जो है 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा दरबार पहुंचा था। ये मुगल दरबार था, यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर इनका अपमान किया गया था। अपमान ऐसे किया गया कि दरबार में इन्हें 5000 के जो मनसब की लाइन खड़ी थी, यहाँ पर जो सबसे नीचे की लाइन होती है, यहाँ पर इनके साथ इनको खड़ा कर दिया था। इनका ईगो हर्ट हुआ शिवाजी का, ये नाराज हो गए थे। ठीक। नाराज होने के बाद ये विद्रोह की भावना के रूप में आ गए थे, तो इन्हें कैद कर लिया गया था। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में इसे कैद कर लिया था और कैद करके जयपुर भवन में इसे रखा गया था। जयपुर भवन जो है ये आगरा में ही स्थित है। आप जयपुर नहीं समझिएगा, ये जयपुर में ही स्थित है और आगरा में ही स्थित है। यहाँ पर जो है इसे कैद कर लिया गया था, लेकिन 2-3 महीनों बाद ही जो है यहाँ से भाग निकले थे। 1666 में ही कुछ ही दिनों बाद जो है यहाँ से भाग निकले ये उसके औरंगजेब के कैद से। उसके बाद जो है शिवाजी ने फिर अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू कर दी थी। ठीक। और शक्ति मजबूत करके दक्षिण के उस समय दूसरा सूबेदार था, अब जो था जयसिंह, इसने अपना काम पूरा कर लिया था, तो दक्षिण का सूबेदार जो है मुअज्जम को बनाया गया था उस समय। अब इसके माध्यम से जो है जयसिंह, ये जो है शिवाजी, इन्होंने मुगल सम्राट जो है उस समय के औरंगजेब के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा
और संधि प्रस्ताव की जो है इस बार औरंगजेब को मजबूर होना पड़ा। इस बार जो है संधि की शर्तें जो है शिवाजी ने तैयार की थी और उस पर लादा गया था, किस पर, औरंगजेब पर। जो पिछला जो पुरंदर का संधि हुआ था ये उल्टा हुआ था, इसमें औरंगजेब ने संधि की शर्तें तैयार की थी और किसने, शिवाजी ने उसे स्वीकार किया था। इस बार शिवाजी ने संधि की शर्तें तैयार की और उसे जो है औरंगजेब ने माना था। ये दूसरी संधि जो हुई थी ये 1668 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसी संधि के बाद जो है शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो औरंगजेब को राजा की उपाधि जो है औरंगजेब ने ही दिया था। इस संधि के फलस्वरूप जो है शिवाजी को बीजापुर और गोलकुंडा का जो है, गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार मिला था। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता है, मराठा टैक्स है, इसे आप याद रखिएगा, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो चौथ वसूलने का जो अधिकार है ये मुगलों से मिला था, मुगलों से अधिकार छीन लिया था। तो यहाँ से बहुत सारा जो टैक्स है इसे जरूर मिलता होगा शिवाजी को। ठीक, तो इस प्रकार ये यहाँ का मुगल वाला जो मुद्दा था ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब फिर से बात आती है किसकी, अंग्रेजों की। तो सूरत की जो है फिर से लूट हो जाता है, लूट करता है ये दूसरी बार। तो ये दूसरी बार द्वितीय लूट होता है सूरत की 1670 ईस्वी में। इस बार इसको 66 लाख रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई है। जब सूरत की पहली लूट हुई थी तब उन्हें जो है करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार इसे जो है 66 लाख रुपए की करीब संपत्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो है एक युद्ध हुआ था, कंचन मंचन का युद्ध। ये कंचन मंचन का एक दर्रा है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर 1670 में ही युद्ध हुआ था। जब ये सूरत से लूट करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुगलों की सेना के साथ जो है इनका युद्ध होता है शिवाजी का। इस समय मुगल की जो सेना थी इसका जो नेतृत्व कर रहा था ये दाऊद खान और इखलास खान नामक व्यक्ति थे। ये मुगलों के सेनापति थे, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये हरा देता है उसको, मुगलों को। अब जो है 1670 में ये सेना को हराने के बाद इसके 74 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। दोस्तों इसकी जो आधी जीवन काल है ये पहले, इसके राज्याभिषेक के पहले का काल है। तो ऐसे कम इतिहासकार मिलते हैं जो पहले उपलब्धि हासिल करता है फिर बाद में राजा बनते हैं। अब तक आपने जितने देखा होगा वो इतिहास में ऐसे शासक हुए हैं, पहले शासक बनता है उसके बाद जाके उपलब्धि हासिल करता है। ये शिवाजी दूसरे उल्टे थे, अपने जीवन का जो है करीब 90% हिस्सा जो है उपलब्धियों से जी लेता है, उसके बाद जो बाकी के 10% होता है उसके बाद वो राज्याभिषेक कराता है। ये 1674 में राज्याभिषेक कराता है, उसके कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। रायगढ़ में जो है ये अपना राज्याभिषेक कराता है और वाराणसी के जो है प्रसिद्ध विद्वान थे इस समय के, विशेश्वर भट्ट अथवा गंगा भट्ट भी कहा जाता है, इसने इसे जो है राज्याभिषेक करवाया था और इसने छत्रपति की उपाधि धारण करके जो है सत्ता हासिल की थी। इसने एक और जो है इस जब ये उपाधि हासिल कर रहा था, राज्याभिषेक कर रहा था, तो अंग्रेज अधिकारी थे हेनरी ऑक्सडाइन जो है इस समय उपस्थित है इसके दरबार में। तो ये चीज आपके लिए फैक्ट हो सकता है। हेनरी ऑक्सडाइन नामक अंग्रेज थे जो इसके दरबार में उपस्थित थे। इन्होंने छत्रपति की उपाधि तो धारण की ही थी शिवाजी, लेकिन इसके अलावा एक और था जो हिंदू धर्म उद्धारक की भी पदवी धारण कहा जाता है, मतलब हिंदू धर्म के उद्धारक की पदवी धारण की थी छत्रपति, जो छत्रपति महाराज थे शिवाजी ने, इन्होंने। इसके बाद जो है इनके माता जीजाबाई का देहांत हो जाता है। तो देहांत होने के बाद ये दोबारा जो है राज्याभिषेक करवाता है अपना 1674 में ही। ये जुलाई का समय था, जुलाई का, और ये सितंबर का समय था। तो ये 2 बार राज्याभिषेक कराता है अपना। इस बार जो इसका राज्याभिषेक करवाया था ये निश्चलपुरी गोसाई नामक जो है विद्वान थे जिन्होंने इसे दूसरी बार जो राज्याभिषेक करवाया था। तो इस समय ये विद्वान थे। इसमें कर्नाटक अभियान 1676 अपनी जो है इसका राज्याभिषेक 1674 में होता है और 1674 ईस्वी के बाद जो है 1678 ईस्वी में शासक बनने के बाद जो है ये 1676 उसके 2 साल बाद ही युद्ध करता है कर्नाटक से। ये युद्ध जो है 2 सालों तक चलता है और ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था, जीवन का अंतिम युद्ध था। इस अभियान के बाद उसे जो है जिंजी का किला जो है विजय के रूप में प्राप्त हुआ था। इसने जिंजी के किले पर विजय पताका लहराया था। तो आप कह सकते हैं कि जिंजी का किला जो है शिवाजी के जीवन का अंतिम विजय था, ये अंतिम अभियान था, क्योंकि इसके बाद 2 सालों बाद ही 1680 में जो है मात्र 53 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको देखिए 1680 में मृत्यु हो जाती है और 1674 में यानी कि 6 साल पहले, यानी कि ये 47 वर्ष की उम्र में जो है ये राज्याभिषेक करवाता है। 47 वर्ष की उम्र में अपना राज्याभिषेक करवाता है। बाकी से
47 वर्ष से पहले की उम्र में इसका जीवन काल आपने देखा कितना उपलब्धियों से भरा हुआ था। जितने इसके विजय अभियान थे वो सारे जो हैं इसके जीवन से पहले के काल के हैं। ठीक। शिवाजी का प्रशासन, इसके बाद जितने भी शासक हुए थे शिवाजी के उत्तराधिकारी सब हैं, तो शासक अयोग्य शासक साबित हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है शिवाजी के अयोग्य शासक के काल में इनके जो पेशवा होते हैं वो पेशवा इसके शक्ति पर जो है नियंत्रण कर लेता है, तो राजा जो है मात्र एक कठपुतली रह जाता है। उसका मराठा साम्राज्य का जो छत्रपति होता है कठपुतली मात्र बन के रह जाता है। मात्र उस समय पेशवा प्रधानमंत्री सत्ता हथिया लेता है और फिर उसकी वही कहानी हो जाती है। तो पेशवा 4 पेशवा हुए थे उस समय जो शक्तिशाली थे। आगे की कहानी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस जब जब युद्ध हो जाता है तब तक उसके कारण याद रखिएगा। जैसे कि अब अहमद शाह अब्दावली का आक्रमण होता है 1761 ईस्वी में, तो आपको वो याद रखनी थी कि अहमद शाह अब्दावली के जब आक्रमण हुआ था तो उस समय मराठा पेशवा कौन था, उस समय छत्रपति कौन था, उसके कारण क्या थे, अब्दाली आक्रमण के परिणाम क्या हुए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा तब आपको वो याद रखनी है कि आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन, जब आंग्ल मराठा 3 युद्ध लड़े थे अंग्रेज और मराठा के साथ, तीनों युद्ध के समय उस समय पेशवा कौन था, छत्रपति कौन था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उस समय अंग्रेज कौन था, तो ये सब अंग्रेजों के शासनकाल में जो आ जाता है वो सब जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसके काल में आ जाता है। यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी शासक थे अयोग्य शासक थे, एक्स्ट्रा बर्डन जो है आपको पड़ेगा फैक्ट। तो अब इसके जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं हमें नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए और ये सब पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ पर जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो है शिवाजी के प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शिवाजी का प्रशासन जो है, शिवाजी का जो साम्राज्य था उसे स्वराज कहा जाता था। स्वराज का मतलब तो जानते हैं आप लोग, ये अपना राज्य होता है। इसने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांटा था, एक तो स्वराज था, उसे एक था मुल्क एक कादिम, यानी कि एक पुराना प्रदेश था, एक अपना प्रदेश एक पुराना प्रदेश, ये 2 भागों में विभाजित था। इसके जो प्रशासन होते थे, ये प्रशासन करने के लिए एक अष्टप्रधान नियुक्त किया था, एक मंत्री परिषद थी इसकी। मंत्री परिषद से ऊपर जो है सीधे जो है छत्रपति होता था। मंत्री परिषद से ऊपर, सबसे ऊपर जो है छत्रपति होता था। आपने मुगलों के काल में देखा था, मुगलों के जो शासक होते थे उसे बादशाह कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में देखा था उसे वहाँ पर जो है सुल्तान कहलाता था। ऐसे जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ पर देखा था कि वहाँ के शासक को राय कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर छत्रपति कहा जाता है। इसके जो प्रमुख है शासक, इसे छत्रपति कहा जाता है। और इसके नीचे का जो पद था ये मंत्रिमंडल था, इसमें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें 8 मंत्रियों के समूह था, कुल 8 मंत्री था और यही मिलकर प्रशासन की जिम्मेदारी संभालता था। सबसे ऊपर जो है पेशवा था, मतलब छत्रपति के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख पद जो था इसके साम्राज्य में, शिवाजी के साम्राज्य में, वो पेशवा था। इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है वर्तमान का। ये प्रशासन के सभी प्रकार की जिम्मेदारी जो थी संभालता था, सेना से लेकर के वर्तमान प्रशासन, कर व्यवस्था, सभी प्रकार की जो जिम्मेदारी संभालता था पेशवा। इसलिए बाद के काल में आप देखते हैं कि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो राजा जो है छत्रपति, ये मात्र नाममात्र का रह जाता है शासक, और सारी सत्ता की जो है इसके हाथों में सिमट के रह जाती है, पेशवा के हाथों में ही। तो मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का जब शासनकाल आता है तो यही सब कुछ जो है करता धरता बन के रह जाता है। ये प्रशासन और अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार की जो है कार्यकारी और प्रशासनिक सभी प्रकार का प्रमुख हुआ करता था। इसके नीचे जो होता था सर ए नौबत अथवा सेनापति का पद होता था, जो सैन्य विभाग को संभालता था। अमात्य, इसे राजस्व अथवा वित्त मंत्री भी कहा जाता था। वित्त मंत्री का मतलब तो आप जानते हैं, जिसने भी आय व्यय से जो जुड़े होते थे वो सभी काम जो है यही करता था, जिसे अमात्य कहा जाता था। वाकया नवीस, ये वर्तमान गृह मंत्री के काम का जो होता था। ये वर्तमान में जो गृह मंत्री होता है वैसे ही काम करता था। कानून व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, जो साम्राज्य के भीतर का जो कार्य होता था वो यही का हिस्सा, इसी के ही अधीन रहता था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना। वाकया नवीस यानी कि गृह मंत्री। अब ये शब्द हैं, शब्दावली, ये आप याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं कि मराठा साम्राज्य में वाकया नवीस जो था अष्टप्रधान में, इनका क्या कार्य था, तो ये चीजें पूछी जाती है। चिटनिस, ये किससे संबंधित था, ये राजकीय पत्रों को पढ़ता था, उसकी जो भाषा है शैली को देखने वाला अधिकारी होता था। सुमंत इस समय का विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, ये दान और धार्मिक कार्यों के लिए होता था। न्यायाधीश जो है ये तो आप जानते हैं, ये न्याय विभाग के लिए प्रधान होता था। इस समय की जो दरबारी भाषा थी ये मराठी थी, मराठी राजभाषा। इस समय की यदि हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों अभी तक आपने जितने भी पढ़ा है, जितने भी मुगल सल्तनत हो या फिर प्राचीन काल में पढ़ा है,
हम कृषि से शुरू करते थे, कृषि, व्यापार, शिल्प, उद्योग, हम बहुत कुछ लगा देते थे और मानते थे कि ये सब एक यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी सल्तनत आएंगे उसमें कृषि होगा ही, व्यापार होगा ही, उद्योग होगा ही, तो आपको वही फॉलो, यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करना है, आप यहाँ पर ठहर जाइए। मराठा साम्राज्य में कृषि व्यवस्था उन्नत नहीं थी, वो एक पथरीली जगह है जहाँ पर मराठा साम्राज्य था, वहाँ पर कृषि के लिए भूमि अनुर्वर थी, उपयुक्त नहीं थी, तो वहाँ पर कृषि होना असंभव था। हाँ, तो वहाँ पर व्यापार किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर उसे पश्चिम के जो बंदरगाह हैं उसे मिल सकता था, अच्छी फायदा उठा सकता था। उससे पहले के काल में भी वहाँ पर अच्छी व्यापार उन्नत दशा में रही थी, लेकिन इन लोगों ने, मराठा शासकों ने व्यापार पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इसकी जब भू राजस्व व्यवस्था की बात करें या कृषि की जो है अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आप कृषि को भूल जाइए, इसकी व्यवस्था में कृषि नहीं था। दूसरा, इस समय के जो उद्योग व्यापार थे वो भी नहीं चलते थे, उद्योग व्यापार भी नहीं चलते थे। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब उद्योग नहीं था, कृषि नहीं था, व्यापार नहीं था, तो फिर इन लोगों का जीवन कैसे चलता था, ये साम्राज्य कैसे बन गया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये लोग गुरिल्ला वार करते थे, युद्ध जो है छुपी हुई युद्ध करते थे साम्राज्य के साथ, सामने आमने सामने की टकराहट के बजाय क्या करते थे, ये सब गुरिल्ला वार करते थे, छुप के वार करते थे और साम्राज्य को लूट लेते थे, अपने ही जनता को लूटते थे, बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं इनसे लूटते थे और बगल के पड़ोसी राज्य की जनता को लूटते थे। इनसे कारण, इससे जो जिसके जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी जो राज्य थे, हमेशा नाराज रहते थे। इसलिए जब जब इस पर विपत्ता आई थी मराठा साम्राज्य पर, किसी भी पड़ोसियों ने जो है इनको साथ नहीं दिया था। इसने अंग्रेजों तक को नहीं छोड़ा था, उसको भी लूटा था, मुगलों को लूटा था। देखा था अंग्रेज को आपने, सूरत पर 2 बार आक्रमण किया था और वहां से 2 बार में करीब करीब 1-1 लाख की, 1 करोड़ की जो संपत्ति वहां से लूटी थी। ऐसे ही इन्होंने सभी पर जो है जबरदस्ती करके चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स जो है वहां से वसूला। चौथ टैक्स इसलिए वसूलता था कि हम तुम्हारे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, और जब आक्रमण नहीं करेंगे तो तुमको हमें स्वेच्छा से अपनी लूट का माल दे दो, नहीं तो फिर लुटवाओ। यदि तुम खुद लुटवा लेते हो तब तो फिर हम तुम पर नहीं लूटेंगे, नहीं तो हम तुम्हें लूट देंगे। तो चौथ यही कर था कि हम तुम्हारे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारे देश को नहीं लूटेंगे, इसलिए चौथ वसूला जाता था। सरदेशमुखी भी यही कार्य था। तो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य लूट के माल पर आधारित था। यहाँ पर न तो कृषि थी, न ही उद्योग था, थोड़ी बहुत होती थी तो लोग जो है अपनी आजीविका के लिए खुद उगाते थे, और इतना नहीं होता था कि मौर्य काल की तरह या फिर हड़प्पा काल की तरह बहुत बड़े स्तर का व्यापार कर ले। आप यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य को भी देखते थे। सातवाहन साम्राज्य कितनी अच्छी उन्नत व्यवस्था में थी, वहां पर कृषि थी उनकी, उद्योग थे, व्यापार थे, शिल्प थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कुछ भी ऐसा उपाय नहीं किया था। फलतः ये समाज जो है बहुत ही जल्दी विघटित हो गया था। शिवाजी के जाते ही ये सब कुछ जो है भरभरा के समाप्त हो गई थी मराठा साम्राज्य, ये अलग अलग भागों में बट भी गई थी। तो यही चीज था इनके समाप्त का। तो इनकी जो कर व्यवस्था थी, ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। मलिक अंबर ये विजय जो है आप देख चुके हैं, दक्षिण के शासक हैं बीजापुर के। तो इसकी व्यवस्था पर, चूंकि इनके बगल का पड़ोसी राज था, इसलिए इसकी व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी ने रस्सी के माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। तो ये इसने राजस्व व्यवस्था की दिशा में सुधार किए थे कुछ। इसने टैक्स के रूप में जो है 33% का भाग वसूल किया था, ठीक है, जो बाद में जो है कभी कभी बढ़कर 40% भी हो जाया करता था। तो ये सब थोड़ा बहुत था, ये बहुत ज्यादा टैक्स नहीं था, ये बहुत ज्यादा उपज का जो है इनकी राज्य की आय का जो है सोर्स नहीं था, ये प्रमुख सोर्स नहीं था। थोड़ा बहुत जो खेती बाड़ी होता था, जो किसान या जनता अपने लिए उगाया करती थी, उन पर ये जो है व्यवस्था लागू था। बाकी इनका जो आय का मुख्य साधन था वो ये था, चौथ और स्वदेशमुखी। चौथ क्या था, ये किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम थी जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। स्वदेशमुखी ये भी दूसरे राज्यों से ही वसूलते थे, इसे हक का दावा कहा करते थे। शिवाजी स्वयं को श्रेष्ठ देश का प्रमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे, इसीलिए जो यहाँ से ये वसूलता था। तो चौथ और स्वदेशमुखी 200 ये दोनों दूसरे राज्य से लिया जाता था। अभी तक आपने जितने भी शासक देखे हैं वो अपने जनता से, वहां से कृषि के बदले, टैक्स के बदले, उसके राज्य में जो आपने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में भी देखा है कि वहाँ की जो शासक थे वो विदेशियों से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई तुम हमारे देश में आओ और हमारे देश में उद्योग व्यापार में जो है पैसे लगाओ, हम तुम जो यहाँ सामान बेचोगे हम उनसे चुंगी लेंगे और उसी से हमारा जो है राज्य की कोष बढ़ेगा। इन लोगों ने ऐसा भी नहीं किया था। ये क्या करते थे, तो विदेशी से धन लूटते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। तो आप लोग अभी तक जितने भी शासक देखे
वो अपने जनता से टैक्स वसूलता था, लेकिन ये ऐसे शासक हुए थे जो दूसरे देश की जनता से टैक्स वसूला करता था, इसलिए कि हम तुम्हारे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये थी इनकी भू राजस्व व्यवस्था। हम लोग अर्थव्यवस्था देख चुके हैं। इनकी सैन्य व्यवस्था जो देख लेते हैं। इसकी सेना 3 भागों में विभाजित थी। पग अथवा बरगीर सेना, सिपह सलार, और दूसरा था पैदल, तीसरा पैदल सेना। ये पग अथवा बरगीर सेना जो है ये एक नियमित रूप से घुड़सवार सैनिक था। दोस्तों यहाँ पर पग का मतलब आप ये मत लगा लीजिएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये आपको एक लाइन में ऐसा लगेगा पग का मतलब पैदल सेना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घुड़सवार सैनिक था और नियमित सैनिक था। ठीक है, ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र प्रदान किए जाते, जबकि जो ये सीलादार वो होते थे जो अस्थायी घुड़सवार होते थे। ठीक है, इन्हें जो है घोड़े और अस्त्र दोनों स्वयं के रखने पड़ते थे और साम्राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। पैदल सेना तो ये था ही, पैदल सेना। दूसरी बात, इनकी सेना की जो लड़ाई प्रणाली थी ये गुरिल्ला वार की प्रणाली थी। गुरिल्ला वार वाली, ये छुप के वार करने वाले थे। आपने देखा था इन्होंने अफजल खान की हत्या कैसे कर दी थी। अफजल खान तो था एक साम्राज्य का सेनापति था, वो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, लेकिन ये सब जो है शिवाजी, ये जो है छुपे हुए वार करते थे, छुप के वार करते थे। और जंगलों की लड़ाई में जो है, बिहारों की लड़ाई में ये बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो इनसे वो मुकाबला नहीं कर पाया था। इन्होंने 2-2 बार जो है वहाँ की उसके सुल्तान को हरा दिया था, यहाँ तक कि स्वयं की मुगलों की सेना को भी हरा दिया था इसने। तो यही चीज थी इनकी सैन्य व्यवस्था। सबसे प्रमुख जो है इनकी, ये गुरिल्ला वार करता था। इनकी युद्ध प्रणाली गुरिल्ला प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें घुड़सवार सैनिक का बहुत बड़ा रोल होता था। इनकी जो है शिवाजी की, ये तो था ही जो डायरेक्ट सेना रखता था, जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता था। इनकी एक लुटेरे और डाकू भी होते थे, लुटेरे और डाकू भी होते थे। जो इसकी स्थापना इसी के काल में हुई थी, शिवाजी के काल में ही। और बाद में जो आकर के आप देखते हैं कि जब अंग्रेजी वायसराय आता है तो इसका दमन कर देता है, इसका सर्वनाश कर देता है। इसे पिंडारी कहा जाता है। पिंडारी ये लुटेरे थे, जंगली लुटेरे। जो भी इस मार्ग से गुजरता था, वो राजा हो या फिर आम जनता हो, ये इसे लूटते थे। ठीक, ये पिंडारी जो है लुटेरे, ये शिवाजी को मदद प्रदान करते थे। मदद, ये सैन्य आक्रमण की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी ये जो है सैन्य की भूमिका भी निभाते थे, और लूट के जो है लूट में भी भूमिका निभाते थे। तो पिंडारी ये भी एक तरह से सैनिक ही थे इनके। ये इनकी सैन्य प्रणाली थी शिवाजी की। न्याय प्रशासन जो है, ये इनकी जो है न्याय मजलिस कहलाती थी, न्यायालय, जिसे कभी कभी सभा भी कहा जाता था। आप देख चुके हैं कि इनका जो प्रशासन है, इसके पड़ोसी राज्यों को, खासकर बीजापुर के जो आदिलशाही वंश है, बीजापुर से प्रभावित है इनसे, उन्हीं के दरबार में रहा है इनके पिता भी और ये भी। तो पूरा का पूरा प्रशासन जो है, तो प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था सब कुछ जो है उन सुल्तानों पर ही आधारित था। ठीक, तो जैसे वहां पर देखा था कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी, वहां पर सुल्तान कहा जाता था। तो यहाँ पर आप मराठा साम्राज्य के जो शासक हैं, आप उसे कह सकते हैं। जो छत्रपति हैं, तो यहाँ पर छत्रपति हो जाएगा। उन्हें जो नीचे के अदालत जो थे वहां पर विभाजित, अब उसके जो कुछ अधिकारी थे, नीचे के अधिकारी छत्रपति से नीचे, वो उन्हें मदद करते थे। मुख्य न्यायाधीश, जहाँ बहमनी साम्राज्य में इसे सदरा कहा जाता था, और अहमदनगर अथवा बीजापुर के शासकों के अधीन मुख्य काजी कहा जाता था। तो ये भी इनके शासन में ऐसा ही सेम टू सेम नाम दिया गया था, इनके शासन में भी, मराठा साम्राज्य में भी। और छोटे स्तर पर यही काम जो है ये काजियों द्वारा किया जाता था। ये जो है गोत्र सभा अथवा मजलिस के फैसले को लागू करती थी। ऊपर से जो ये सभा जो आदेश पारित करता था, ये इन्हें लागू करती थी, इन्हें काजी कहा जाता था। यही इनकी न्याय प्रशासन थी, इनकी पूरी की पूरी न्याय प्रशासन। यदि आप बीजापुर के जो शासन है, शासन प्रणाली, उनसे परिचित है, तो ये उन्हीं पर आधारित है। उसको जान गए, मतलब यहाँ पर भी इसे भी जान गए, इसकी न्याय प्रणाली को भी। इनका जो धार्मिक जीवन था, ये हिंदू थे और एक उदार तथा धर्मनिरपेक्ष जीवन जीते थे। इन्होंने ब्राह्मणों, गायों और हिंदुओं को एक रक्षक के रूप में खुद को पेश किया था। शिवाजी ने सभी धर्म के प्रति सम्मान किया था, और उन्होंने किसी दूसरे मुस्लिम शासकों की तरह मंदिर मस्जिद को नहीं तोड़ा था। जैसे अपने उस समय के जो जितने भी प्रथा बन गई थी, जितने भी मुस्लिम शासक आएंगे तो वो हिंदू के मंदिरों को तोड़ेगा, लेकिन मराठा शासकों ने इस तरह का नहीं किया था। इन्होंने किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा था। उसने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि इन्होंने जो मुस्लिम संत थे उस समय और उसके जो शिक्षाविद थे, इन्हें आर्थिक सहायता भी दी थी, उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान किया था। यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों को नागरिक और जो उसके जो सैन्य प्रशासन थे,
वहां पर उसके उच्च पदों पर भी नियुक्त किया था इन्होंने, मराठाओं ने। इनका जो पतन का कारण देख लेते हैं आखिरी बार, इनका पतन कैसे हुआ था। इसके आंतरिक दुर्बलताएं थी। मराठों में एकता का अभाव था। मराठा एक राज्य नहीं था बल्कि एक संघ था, और सभी जो है प्रत्येक जो शक्तिशाली सरदार अपने आप में स्वतंत्र था। आप इसे देख लेंगे, जो है भोसले, ये बाद में जाकर शिवाजी के बाद तुरंत जो है ये भोसले, सिंधिया, होलकर, इस तरह से ये विभाजित हो जाता है। आप जैसे देखते हैं कि बीजापुर का जो है विघटन हो जाता है 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य का, ऐसे ही इनका भी जो है 5 भागों में विभाजित हो जाता है मराठा साम्राज्य का शिवाजी के बाद। और ये मराठा जो है एक संघ बना करके रहते हैं, लेकिन आपस में कभी भी एक होकर नहीं लड़ा था, कभी भी एक नहीं था। जब भी दोनों का, एक भोसले का सिंधिया के साथ युद्ध होता, भोसले को लगता कि हम कमजोर हैं, तो ये अंग्रेजों की शरण में चले जाता, या फिर दूसरे जो है राज्य, बगल के पड़ोसी राज्य, इनसे संधि कर लेता और फिर इन्हें मारने की कोशिश करता। फिर तीसरा चौथा भी यही करता था। तो यही चीज थी, इनकी आंतरिक दुर्बलताएं थी, इनमें एकता का अभाव था, और यही कारण सबको ले डूबा था। इनकी प्रशासकीय दोष भी था। प्रशासकीय दोष मतलब इन्होंने स्वयं की, अब देखिए, आप भले ही आप बहमनी साम्राज्य की या बीजापुर के प्रांतों में, उसकी राज्य में रहे हो, उसकी प्रशासन प्रणाली को अपनाया हो, लेकिन वो एक राज्य था। उनकी स्वयं की कृषि व्यवस्था थी, उनकी स्वयं की जो है आर्थिक व्यवस्था थी, उनका व्यापार चलता था। आप उसकी प्रशासनिक संरचना को हूबहू नहीं अपना सकते थे, आपको खुद उसमें सुधार करना था। इसकी वजह से जो है प्रशासकीय दोष था। वहां पर जो है उसको टैक्स मिलता था, इसलिए उच्च प्रशासनिक व्यवस्था रखी थी। यहाँ पर न इसमें प्रशासन सुधारा, न ही टैक्स व्यवस्था सुधारा, कुछ भी नहीं सुधारा, और ये उसकी प्रशासनिक कमी थी इनकी। यहाँ तक कि जनता, खुद की जनता को लूटता था ये लोग। जनता में कभी, जो न्याय व्यवस्था जिसे कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी जनता जनता में काफी असंतोष थी, इसने जनता पर कभी ध्यान नहीं दिया था। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। एक अच्छे साम्राज्य की वही निशानी होती है जो अपने जनता में जो है, अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करे, और शांति तभी स्थापित हो सकता है जब उनकी पुलिसिंग व्यवस्था सही हो, केंद्र सही हो। जब आप खुद साम्राज्य में लूटपाट मचा रहे हो तो फिर आपकी जनता कैसे खुश रहेगी। तो यही बात थी इस समय। अयोग्य नेतृत्व, ये सब आप 1960-70 के दशक में भारत में फिल्म देखे होंगे, खासकर जो अमिताभ बच्चन के काल के जो फिल्म थे, उस समय क्या होता था कि एक, वो समाज की गरीबी को देख करके ये डाकू बन जाता है। डाकू बन के जो अमीर अमीर लोग थे समाज के, उनको लूटता था, और लूट से जो माल आता था वो अपने सगे संबंधियों और समाज के जो थे कुछ हिस्से उसमें बांट दिया जाता था। तो इस समय का जो प्रशासन, जो इस समय का जो इसका जो राज था, ये कुछ ऐसा ही चलता था। ये कहीं से लूट के लाता और लूट करके फिर उसे जो है समाज के जो है छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाता था। ये प्रशासन थोड़ी न हुई। प्रशासन तो वो होती है जो एक साम्राज्य, एक राज्य की तरह, सरकार की तरह चलाए आपको। ये इनकी प्रशासनिक कमजोरी थी। दूसरा, आप अयोग्य नेतृत्व देख ही लिए हैं। कूटनीतिक योग्यता का अभाव था उसमें। उसके जो उत्तराधिकारी हुए थे, जितने शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए थे, ये सभी अयोग्य थे। उसमें कूटनीतिक या डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो अभाव था। बिना मतलब के उन्होंने, जो अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनसे पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, वो इससे टकरा के युद्ध कर लिया। बिना मतलब के इन्होंने जो है अंग्रेजों से लड़ाई ली। उसके बाद जो है आपस में ही लड़ मरे। अपने पड़ोसी से कभी इनका रिश्ता सही नहीं रहा। उन्होंने अपने पड़ोसी जो थे इस समय के, राजपूत थे, इनके सिख थे, उनके इसके काल में जाटपूत का जो वो जो है चूड़ामन सिंह, और जाटों का जो है भगत सिंह, ये इस समय शासन कर रहा था गंगा यमुना के द्वार में। इससे भी इसने कभी यहाँ पर जो है इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। इन लोगों ने जब भी कभी इनके मुसीबत पड़ी मराठों पर, तो इन लोगों ने कभी इनको सहयोग नहीं दिया। सहयोग क्यों देता भाई, जब इनके जब अच्छे दिन थे तब इन लोगों ने इस पर लूटा था। और यही कारण था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में इस पर युद्ध किया था, तो इसके पूरे साम्राज्य का विनाश कर दिया था। यहाँ तक कि पेशवा को भी युद्ध भूमि में मारा गया था। आप देखे होंगे एक जो मूवी आई थी पानीपत, उसमें तो किस तरह से सर्वनाश हो जाता है, पेशवा तक को भी मारा जाता है उस युद्ध में। तो इतनी भयंकर युद्ध थी ये। तो ये सब अयोग्य जो शासक थे उस समय, इनकी कूटनीतिक जो है अयोग्यता का ये था। कूटनीतिक योग्यता नहीं थी उसमें, डिप्लोमेसी नहीं थी इसमें। तो ये चीज थी इनके, और इसी के कारण ये पराजय हुआ था। आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता थी। प्रशासन तो इनका कमजोर ही था ही।
अर्थव्यवस्था भी इनकी कमजोर थी। इनके राज्य में न तो कृषि था, न उद्योग था, न व्यापार था। हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था कि ज्यादा से ज्यादा चौथ और स्वदेशमुखी जो है स्वदेशमुखी वसूला जाए। अपने जीवन में आपने देखा अभी कि अपने जीवन काल में राजा अभिषेक करने से पहले इसने कितने सारे राज्यों को जीता, और जीत करके वहां पर एक समुचित शासन प्रणाली की स्थापना नहीं कर पाया। बस जीता इसलिए था कि वहां से कुछ लूट के माल उपस्थित हो जाए और उसके बाद वहां से टैक्स वसूलता रहूं। खाली जो चौथ और स्वदेश मुखी वाला जो भाग है ये कर के रूप में प्राप्त होता रहे। वहां की प्रशासन की जिम्मेदारी इसने नहीं संभाली। परिणाम जो है ये इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी और फिर वहां पर इसके जाते ही वो हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। सैन्य दुर्बलता भी थी इनकी। ये अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर लड़ता था और ये अपनी घुड़सवार सेना पर ही सीमित था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति अब प्राचीन पद्धति हो चुकी थी। आपने देखा था कि जो बहमनी साम्राज्य था इसने पहली बार जो है भारत में बारूद का प्रयोग किया था, और मुगल काल आ चुका है, अब तोप का प्रयोग होने लगा है। वो लोग अब बंदूक का भी, तुर्की बंदूक भी, अब उसने देखा था कि मंगोलों से जो है तुर्की बंदूक भी उठा के लाया था। और गुरिल्ला पद जो युद्ध पद्धति है वो मंगो जो है उन्होंने स्वयं मंगोलों से जीती थी, सीखी थी। उसमें बाबर ने अपने जो उसके जो अगले उत्तराधिकारी थे उसको ट्रांसफर करता गया। तो ये सब युद्ध नीति अब जो है पुरानी हो चली थी। आप केवल इसके बल पर जो है इसके बल पर युद्ध नहीं जीत सकते। रही बात घुड़सवार सेना की, तो आप देख सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कितनी सारी मात्रा में अरबी घोड़े का आयात किया जाता था। तो केवल आप घुड़सवार सेना और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के बल पर जो है आप अपने साम्राज्य की रक्षा अधिक दिनों तक नहीं कर सकते, और इसके काल में यही दुर्बलता जो है इसकी चली गई थी। अब नए जमाने थे, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना था, इनको बारूद का प्रयोग करना था, इनको तोप का प्रयोग करना था, अत्याधुनिक जो बंदूकें आ रही थी साम्राज्य में उसका प्रयोग करना था, नई व्यूह रचना सीखनी थी इनको, जैसे कि मुगल शासकों ने सीखी थी इस तरह की। तो देखें अब जब भी मुगलों से युद्ध हुआ ये युद्ध में हारा गया था। भले ही छल से इसने अफजल खान की हत्या कर दी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में ये कभी टिक नहीं पाए थे। ये इनकी थी। अब नौसेना आपने देखा था कि मुगलों की एक अच्छी खासी नौसेना थी। अंग्रेज और यूरोपीय जितने भी आए थे नौसेना के बल पर ही भारत में आए थे। ये उनको भाप नहीं सके, उनके महत्व को, नौसेना के महत्व को नहीं समझ पाए, और परिणाम हुआ कि ये सब विफल रह गए उनके सामने जब भी युद्ध हुआ। तो इनकी सामाजिक दुर्बलता भी थी। ये सब अपने आप को श्रेष्ठ जाति के समझते थे, और निम्न जाति प्रथा इसमें जो है, सामंती प्रथा तो थी, सामंती प्रणाली, जाति प्रथा इस समय बहुत ही जो है दम्भ भर के थी। इस समय महाराष्ट्र में जितने भी आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी सारी निम्न जातीय आंदोलन चलाई गई थी। आप देख सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के बाद जब आजादी के काल में 19वीं 20वीं शताब्दी में जब निम्न जातीय आंदोलन चलाया जा रहा था, मतलब वहां पर छुआछूत समाज में इतनी गुट करके भारत में सबसे ज्यादा जो जनजातीय आंदोलन है वो निम्न जातीय आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही चलाया गया था। ऐसा क्यों चलाया गया था? इसलिए चलाया गया था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वहीं पर ये व्यवस्था थी जाति प्रथा की। ये इस काल में और ज्यादा हो गई थी। आप एक अच्छे शासक तभी हो सकते हो जब समाज में एकीकरण की भावना दो। सम्राट अशोक ने भी ये भावना दे दी थी, और बाद में जो है ये जाति प्रथा वाली आपने देखा था कि अच्छे शासक ने इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, सभी को बराबरी का दर्जा दिया था। स्वयं अकबर ने भी इस प्रकार की नीति अपनाई थी, लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार की जाति व्यवस्था पर नहीं दिया था। ये चीज सब जाति व्यवस्था और सामंती चीजें ऐसी चीजें हैं जो समाज को भीतर से खोखला कर देता है। यही सामंती प्रणाली है जिसकी वजह से आपने देखा था कि गुप्त साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य, जिन्होंने भारत से लेकर के पूरे जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर, जिसमें अफगानिस्तान तक शामिल था और पूरा दक्षिण भारत शामिल था, इतने बड़े सामंत पर जो साम्राज्य पर शासन किया था, वो साम्राज्य जो है केवल ये सामंती प्रणाली के कारण ध्वस्त हो चला था। अपने जो है सामंती जो व्यवस्था है अपने सातवाहन काल में भी देखा था, हर्षवर्धन के काल में भी देखा था। इतने इतने बड़े साम्राज्य जो है केवल ये सामंती प्रणाली के कारण ढह गया था। तो ये चीजें थी। ये इन लोगों ने अपने पूर्वजों के जो है इतिहास की गलतियों से नहीं सीखा था, और वही गलती दोहराता चला आया। परिणाम हुआ इनका विखंडन हो गया, और फिर समाज 5 भागों में विभाजित हो गई। समों के बीच आपस में पड़ती नहीं थी, फिर साम्राज्य का पतन हो गया। देशी शक्तियों से शत्रुता, आपने देखा था कि इन्होंने जो है राजपूतों से शत्रुता कर ली थी। राजपूतों से उस समय के जो जाट थे इससे भी कर ली थी। पड़ोसी जो मुस्लिम देश थे उस समय के बहमनी के समाज से विघटित हुए जो थे, बीजापुर, आदिल शाही वंश, सब इस सब से भी उन्होंने शत्रुता कर ली। तो सब पर लूट मार करता था। तो जब भी इस पर मुसीबत आती तो ये सब पहले दूर हो जाता था, और यहाँ तक कि ये सब जो है विरोधियों का ही
सपोर्ट करने लगता था। आपने देखा होगा कि पानीपत का युद्ध हुआ था तो यही जाट जो है पानीपत के युद्ध में इसके विरुद्ध लड़ा था। उस समय आपने देखा होगा उस मूवी में कि उस समय जो मुस्लिम शासक थे इसने यहाँ पर जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है और सबों ने मिलकर जो है यहाँ पर इसको हराता है। वहाँ पर एक जो है इसका देशद्रोही भी होता है, लेकिन देशद्रोही कैसा, आप उसी ने जब उसकी मुसीबत थी तो आपने उसे सहयोग नहीं दिया था, उसके साम्राज्य को लूटा था, तो वो जो कि आपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। हो सकता है आप साम्राज्य जीतने के बाद अहमद अली के पानीपत के युद्ध जीतने के बाद फिर उसी के देश पर आक्रमण कर देते। तो ये चीज थी, इसने अपने देशी शक्तियों से जो है कर लिया था। देशी के साथ साथ इन्होंने विदेशियों से भी दुश्मनी कर लिया था। आपने देखा था इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था। यही अंग्रेज थे। बाद में फिर इसी के बीच में अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 युद्ध होता है। अंग्रेज और मराठा 1775 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक के बीच में आंग्ल मराठा के बीच 3 युद्ध होता है और अंतिम रूप से जो है अंतिम जो तीसरा मराठा युद्ध होता है 1818 ईस्वी के बीच, वो मराठा साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आप देखें कि मराठा साम्राज्य के उदय से लेकर के पतन देखा था, ये सब इनकी कमजोरियां थी। दोस्तों तो आज के सेशन में जो है हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को फिनिश कर दिया है। आज के सेशन के साथ ही जो है हमारा यदि कहें तो मध्यकालीन भारत जो है हमारा आज खत्म हो जाता है। लेकिन एक हमने आपसे वादा किया था कि एक जो बचा हुआ पोर्शन है वो जो है मुगल काल का, वो बचा हुआ है। तो कल के सेशन में मैं आपको करा दूंगा। मुगल काल को प्रशासनिक जो है वो बचा हुआ है और वही इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक की जो व्यवस्था है उस काल की, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, हम ये चीज देखेंगे। उस काल की स्थापत्य और कला जो है वो चीज देखेंगे और ये करके हम जो है मुगल साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। दोस्तों एक बार और फिर से आपको बता दूं कि आज के क्लास के साथ साथ अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं, यदि आपको इससे रिलेटेड यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो हमारा टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। साथ ही वहां से आपको और भी चीजें मिल सकती है। एक बार आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां से। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अंतिम जो हमारी कक्षा है, हमारा जो टेस्ट साथी का क्विक रिवीजन सीरीज का जो 35वां सेशन है, हम उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।